Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to private international law. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है. सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. तो आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली डिमांड पर है स्टूडेंट्स की कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एक कंसेप्ट है जो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और उसका मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है. तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है वो आपको उन डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा. तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिटिमेसी. कि लेजिटिमेसी क्या चीज़ है, लेजिटिमेट किसको बोलते हैं, लेजिटिमेशन क्या होता है. तो ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स है जिसको आज की इस क्लास में, इस लेक्चर में हम अच्छे से कवर अप करेंगे. तो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में एक फेमस व्यक्ति हैं लियोनार्ड यानविच. उनका ये व्यू है कि चिल्ड्रंस आर नॉट इलेजिटिमेट. चिल्ड्रन जो है वो इलेजिटिमेट नहीं होते. देखिए दो प्रकार की टर्म्स होती है, एक होता है लेजिटिमेट, एक होता है इलेजिटिमेट. अगर नॉर्मल सेंस में हम देखें तो लेजिटिमेट का मतलब है कि वो लॉफुल वेडलॉक यानी कि लॉफुल लीगल तरीके से जो मैरिज है उससे जो बच्चा जन्म लेता है उसे लेजिटिमेट बोलते हैं. और जो बिना लॉफुल मैरिज के अफेयर में या अलग तरीके से कोई अनमैरिड जो रह रहे हैं उनके जो बच्चा हो उसे इलेजिटिमेट बोला जाता है. तो लियोन और यानविच ने ये बात कही कि चिल्ड्रन कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होते बट उनके पेरेंट्स इलेजिटिमेट होते हैं. कि बच्चे का क्या दोष है, अगर बच्चे ने जन्म ले लिया तो ये कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि वो लॉफुल वेडलॉक से ही हुआ है. तो ये पेरेंट जो है वो इलेजिटिमेट होते हैं, बच्चे इलेजिटिमेट नहीं होते. चिल्ड्रन बिकम इलेजिटिमेट बिकॉज ऑफ द अनलॉफुल रिलेशनशिप. की चिल्ड्रन तभी ही इलेजिटिमेट कहलाए जाते हैं जब उन्हें अनलॉफुल रिलेशनशिप से जन्म लिया हो. Yet both the society and the laws of legitimacy or legitimation in most parts of the world have discriminated against the illegitimate child and the rules for legitimation have been very strict. ये साफ तौर पे कह रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी लेजिटिमेसी और लेजिटिमेशन के मामले में काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करती है, काफ़ी भेदभाव करती है. भेदभाव का क्या मतलब है कि उन्हें कुछ इनहेरिटेंस राइट में कुछ अधिकार कम मिल रहे हैं, कोई मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ अधिकार कम मिल रहे हैं. तो जो रूल है लेजिटिमेशन के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. हालांकि अब मौजूदा टाइम में टाइम टू टाइम चेंजेस होते आ रहे हैं, कुछ कोर्ट्स के द्वारा भी लिबरल इंटरप्रिटेशन दी जा रही है. तो ये इतना कोई बड़ा इशू अब रहा नहीं है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट के मामले में. The illegitimate child never had the same privileges and the law as a legitimate child. कि जो illegitimate child होता है उसको सेम privileges का मतलब विशेष अधिकार, उनको वो विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं एक legitimate child के लिए. एक्चुअल में अगर आप देखो तो legitimate का मतलब वैध, illegitimate का मतलब अवैध. इलीगल नहीं है, ये अवैध बोला गया है. इवन अंडर द पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉज हैं, the right of inheritance of the illegitimate children and the legitimate children are not similar. कि मेनली फोकस किस पर हो रहा है, इनहेरिटेंस पर. जो इनहेरिटेंस के जो राइट हैं वो दोनों में कम मिलते हैं. बट सोसाइटी हैज सम पीपल, पर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं who are not only rational but also liberal in their outlook. वो न केवल सभी को बराबर समझने वाले हैं बल्कि वो लिबरल, एक खुले विचारों के हैं. आउटलुक का मतलब उनका नज़रिया खुले विचारों से भरा हुआ है. एंड डू नॉट अटैच एनी स्टिग्मा टू ए चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक. और वो किसी प्रकार का भी एक स्टिग्मा, धब्बा जो है वो उन बच्चों पर नहीं देते. विद देयर लिबरल आउटलुक, इस खुले विचारों के आधार पर द लॉ ऑन द मैटर हैज़ ऑल्सो अंडरगोन अमेंडमेंट्स. तो टाइम टू टाइम जो है लॉ में अमेंडमेंट्स होते रहे हैं टू अकोमोडेट द लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड्स राइट्स. जो इलेजिटिमेट बच्चे हैं उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट किए गए हैं. तो सिंपल सी एक यही बात है कि जब भी बात आती है लेजिटिमेसी की, बेसिक टू टर्म्स को वहाँ पर ऐड किया जाता है. द फर्स्ट टर्म इज लेजिटिमेसी एंड सेकेंड द फर्स्ट टर्म इज इलेजिटिमेट, सेकेंड इज लेजिटिमेट. अब समझते हैं कि लेजिटिमेसी होता क्या है.
लेजिटिमेसी इन लेमन लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज का मतलब आम भाषा में इसका मतलब होता है द स्टेटस, स्टेटस का मतलब एक उनका स्थान क्या है, क्या स्थान उस व्यक्ति ने एक्वायर किया है, ग्रहण किया है, बाय पर्सन हु इज बोर्न टू पेरेंट्स हु आर मैरिड टू वन अनदर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, कि जब उनके पेरेंट्स जो हैं उस टाइम शादीशुदा थे या नहीं थे, तो उस आधार पर ये डिसाइड होता है कि उस बच्चे का एक लेवल क्या है, समाज में उसका एक स्टेटस क्या है। इसके अलावा अगर लेजिटिमेशन की बात की जाए तो लेजिटिमेशन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन बोर्न टू मैरिड पेरेंट्स एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी एज ए रिजल्ट ऑफ सम एक्ट, कि लेजिटिमेसी में तो साफ तौर पे कह दिया गया है कि वो जो है उसको लेजिटिमेट माना गया है, और लेजिटिमेशन जो होता है वो वैधता देता है। लेजिटिमेशन का एक्चुअल मीनिंग ही वैधता है। वो इलेजिटिमेट चाइल्ड अगर कोई था उसको कैसे आप लेजिटिमेट बनाओगे, उसका स्टेटस लेजिटिमेसी का कैसे होगा, वो हमारा लेजिटिमेशन जो है वो बताता है। लेजिटिमेशन के द्वारा ये हमें पता चलता है कि क्या उसका स्टेटस रहा है। द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बोथ आर द सेम थिंग, कि कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज क्या है, तो वो दोनों मोस्टली सेम ही होता है, वर्डिंग चेंज है बस। द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, यहाँ पर टर्म यूज होगी आपकी लॉज, द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू इलेजिटिमेसी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। Let us assume that an illegitimate child is born to an unmarried couple in state X. अब देखिए ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात आती है या मान लो कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की बात आती है तो सबसे पहले तो है डिस्प्यूट देखा जाता है। जब भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बाद ये देखा जाता है कि वेदर देयर इज ए फॉरेन एलिमेंट और नॉट, कि अगर किसी प्रकार का फॉरेन एलिमेंट है फिर ही हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज की बात करते हैं, अदरवाइज नहीं। अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है बोर्न टू एन अनमैरिड कपल इन द स्टेट एक्स। अब ये एक स्टेट की बात कर रहा है कि ये कंट्री है एक्स, ठीक है, वहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, वेयर द डोमिसाइल, जहाँ पर वो रहते थे। सो द पेरेंट्स मूव टू स्टेट वाई, अब क्या है माता पिता जो वाई स्टेट में चले गए। वेयर दे फॉलोड सम प्रोसीजर फॉर लेजिटिमेटिंग द चाइल्ड, वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जिससे उस बच्चे को लेजिटिमेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट वाई। वाई स्टेट का जो अधिकार क्षेत्र था उसके हिसाब से वो बच्चा है लेजिटिमेट हो गया। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ कि जो पेरेंट्स थे मूव टू द फोरम एंड अनफॉर्चुनेटली द फादर ऑफ द चाइल्ड डाइज। अब वो पेरेंट्स क्या करते हैं, वापस स्टेट एक्स में आ जाते हैं और दुर्भाग्यवश जो बच्चे का पिता है उसकी डेथ हो जाती है, लिविंग द चाइल्ड विद सम प्रॉपर्टी इन द फोरम, और फोरम का मतलब कोर्ट एरिया या वो स्थान जहाँ पर वो पहले रह रहे थे, तो वो बच्चे के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं। द चाइल्ड क्लेम अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चा अब कहता है कि उसका इनहेरिटेंस का राइट है, उसका संपत्ति में अधिकार है, थ्रू हिज फादर, उसके फादर के द्वारा, बाय प्रूविंग दैट ही हैज़ लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टेट वाई, कि उसे जो है वाई स्टेट के हिसाब से लेजिटिमेसी मिल चुकी है। एंड आस्क द कोर्ट टू टेक इनटू कंसिडरेशन हिज फॉरेन क्रिएटेड स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी, कि जब उसका विदेश में जो लेजिटिमेसी का जो स्टेटस मिला था उसको कंसिडर किया जाए, उसको माना जाए। एंड ही इज़ गिवन फुल इफेक्ट इन द फॉर्म, और उसका उसे फॉरम इस कोर्ट में पूरा प्रभाव होना चाहिए। द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ obviously arises in this case as the legitimacy granting statute of the place X, place Y and the forum is different। अब क्या है, ये फोरम की बात कर रहा है, ये नई फोरम में आ गए हैं या वही है, दोनों एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जब ये बात आती है दे मूव टू द फोरम, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो फोरम में गए वो सेम फोरम थी या डिफरेंट थी, तो हम तीनों को अलग अलग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हुआ स्टेट एक्स, स्टेट वाई और एक फोरम जो है दूसरी फोरम है, दूसरी जो कंट्री में चले गए, तो 3 स्टेट का यहाँ पर इशू है। तो यहाँ पर साफ तौर पे क्या है कि द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज ऑब्वियसली अराइजेस इन दिस केस एज द लेजिटिमेसी ग्रांटिंग स्टेट्यूट ऑफ द प्लेस एक्स, प्लेस वाई एंड द फोरम इज डिफरेंट। ये तीनों चीज़ें अलग हैं।
So the act of the birth itself is the only action necessary to make a child legitimate in relation to natural parents. तो यहाँ पर उसका जन्म ही ये बताता है, जन्म के हिसाब से ये एक्शन लिया जाएगा कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो किस हिसाब से हुआ था, क्या उस टाइम में वो चाइल्ड लेजिटिमेट था या नहीं था। तो डिपेंड करता है कि फोरम में या प्लेस एक्स में कौन सा लॉ गवर्न किया जा रहा है, प्लेस वाई में कौन सा गवर्न किया जा रहा है, और जो फोरम में वहाँ गए हैं वहाँ पर कौन सा लॉ गवर्न किया जा रहा है। तो वो चॉइस ऑफ लॉ किया जाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो लेजिटिमेसी कैसे डिसाइड की जाती है। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, फोरम के कोई लॉज विशेष तौर पर नहीं बताए गए हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि डोमिसाइल्ड कहाँ थे, कहाँ बच्चे ने जन्म लिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि नीड ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कि हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है। ये पॉइंट जो है पहले भी मैं ऑलरेडी आपको 1-2 लेक्चर्स जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड अपलोड किए उसमें बता चुकी हूँ कि जब भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उससे पहले एक डिस्प्यूट होना चाहिए और उसमें एक फॉरेन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर फॉरेन एलिमेंट है तभी हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। The need of private international law arises because different countries have their own set of internal law. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जरूरत तब पड़ती है जब अलग अलग कंट्रीज़ के उनके खुद के सेपरेट लॉज होते हैं विच आर इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, जो दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। डिफरेंसेस ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्री विल रिजल्ट इन कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन। तो कह रहा है कि डिफरेंस तब भी पैदा हो जाते हैं जब दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिसीजन आए हैं वो सेम मैटर पर अलग अलग हैं। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन द यूनिफिकेशन। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब यूनिफिकेशन किया जाए। यूनिफिकेशन का मतलब है कि एक समान समझा जाए। इंटरनेशनल लॉ जो है वो सभी कंट्रीज़ के रूल्स को एक समान समझे और कोर्ट्स अप्लाई टू रिजोल्व द प्रॉब्लम, और कोर्ट जो है उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करे। मान लीजिए इंडिया में एक अलग लॉ चल रहा है, इंग्लैंड में एक अलग लॉ चल रहा है, तो डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज में सेम लॉ होगा तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होगा और वहां पर प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया जाएगा। Having said that, the rules principle of private international may be as follows. क्या रूल्स होते हैं? ये एक फॉर्म ऑफ ब्रांच है, फॉर्म है ब्रांच की। नेशनल लॉ ऑफ कंट्री की बात करता है, जो इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट चलता है वो सिटीजन है या नहीं है और क्या उस लॉ से गवर्न होंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन एलिमेंट होना चाहिए। रूल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉज आर बेसिकली फॉर द नीड टू डू जस्टिस। कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के जो रूल्स बेसिकली बनाए गए थे उनको इसलिए बनाए गए थे कि न्याय किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी अनजस्ट इफ अ डिस्प्यूट ओवर अ केस इन्वॉल्विंग ए जर्मन एलिमेंट ऑफ लॉ। यह उचित नहीं होगा कि अगर कोई एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसके अंदर जर्मनी का एक लॉ है उसकी अप्लीकेबिलिटी हो रही है, इज डिसाइडेड बाय इंडियन कोर्ट, और उसे इंडियन कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है अप्लाइंग द रूल्स ऑफ लॉ एनफोर्सेबल इन इंडिया, जो इंडिया में रूल लागू होते हैं उनके आधार पर, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंडियन कोर्ट विच इज डिसाइडिंग द मैटर। सिर्फ इसीलिए कि वो एक इंडियन कोर्ट है और वही मैटर को डिसाइड कर रही है। द बेसिस फॉर अप्लाइंग द रूल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कमिटी। जो मेन बेस होता है वो कमिटी, दो देशों के बीच में तालमेल के आधार पर डिसाइड किया जाता है। मीनिंग द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ म्यूचुअल कंडक्ट। इसका डॉक्ट्राइन ऑफ कमिटी का मतलब है कि दो पार्टियों के बीच में, पार्टी मीन्स स्टेट्स के जो लॉ है उनके बीच में एक म्यूचुअल आपसी सहमति से कुछ रूल बनाए गए और उसको फॉलो किया गया है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब मान लीजिए कोई दो पार्टीज है, दोनों सेपरेट कंट्रीज में रह रही है लेकिन दोनों इंडियंस हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का लॉ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक कंट्री कोई व्यक्ति जो अदर कंट्री का है और एक इंडिया का है और इंडिया अपनी मनमर्जी से अपने लॉ को अप्लाई करके फैसला दे देती है, तो कहीं ना कहीं वो अनजस्ट है। वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखी जाती है कि जब भी आप किसी भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं उसमें बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट होता है आपका वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, कि कौन सी कोर्ट का या वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन लगेगा, पहला ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट होगा कि ठीक है ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगा कि कौन सी कंट्री का लग रहा है, फिर वहाँ पे देखा जाएगा चॉइस ऑफ लॉ क्या है, चॉइस ऑफ लॉ
और थर्ड पॉइंट आपका देखा जाएगा कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट है या नहीं है, कि क्या उस फॉरेन जजमेंट को दूसरी कंट्री जो है रिकॉग्नाइज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये तीनों एलिमेंट फुलफिल हो जाते हैं तो उस जजमेंट की वैल्यू रहती है, अदरवाइज उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या कुछ आएगा इसमें। conflict of laws denote the differences in the laws which arise of two or more jurisdiction। कहता है कि conflict of law तो तभी लागू होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के jurisdiction पे विवाद हो रहा हो, when applicable to a dispute conflict at hand, जब कोई dispute दोनों के बीच में हो। The dispute conflict can be between the federal and state laws। फेडरल का मतलब होता है सेंटर, जैसे हमारे यहाँ फेडरल और स्टेट लॉज है। फेडरल मतलब सेंटर का जो लॉ है, एंड द स्टेट लॉज है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट का कोई विवाद आ रहा है तभी हम ज्यूरिसडिक्शन को देखेंगे। तब हम ये देखेंगे कि वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन कौन सी कंट्री का लग रहा है। कि मान लीजिए एक कंट्री आपकी इंडिया है और दूसरी इंग्लैंड है, तो अब मान लो कोई डिस्प्यूट आया इंडिया की कोर्ट में, तो देखा जाएगा कि क्या इंडिया की कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन बनता है या नहीं बनता। अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है तो ये वहाँ पर वापस इसको इंग्लैंड को रेफर कर दिया जाएगा। तो ये ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट है। फिर है चॉइस ऑफ लॉ। जब भी ऐसे किसी लेजिटिमेसी से रिलेटेड मैटर की बात आती है तो चॉइस ऑफ लॉ दो प्रकार से डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट लेक्स फोरी के हिसाब से डिसाइड होगा कि लॉ ऑफ द फोरम क्या है, कि जिस भी फोरम मतलब कोर्ट, जिस भी कोर्ट में मैटर आया है वहाँ का क्या लॉ है। और लेक्स लोसाई या लेक्स लॉ की, जहाँ लॉ ऑफ प्लेस, कि जहाँ पर कोई एक्ट हुआ है वहाँ के लॉ का डिसाइड किया जाएगा। लेक्स फोर इज द चॉइस मोस्टली व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू प्रोसीजरल मैटर। जब भी प्रोसीजर की बात आती है, कि जैसे सिविल प्रोसीजरल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, जब भी प्रोसीजर की बात आएगी तो लेक्स फोरी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि किसी भी कन्फ्लिक्ट में सब्सटेंटिव मैटर की बात आ रही है, मीनिंग द प्लेस, कोज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, उस मामले में लेक्स लोकाई का ही डिस्कस जो है वो किया जाता है। अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें, एक व्यक्ति फादर जो है एक्स कंट्री का है, मदर जो है वो वाई कंट्री की है, ये यहाँ का फादर है, यहाँ का मदर है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई मैरिज नहीं हुई है। फिर एक बच्चा यहाँ पर सन पैदा हो जाता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो वाई कंट्री के अंदर मैटर ये जो है एक फोरम है। अब ये देखा जाएगा कि ये बच्चा कहाँ पर जन्म लिया इस बच्चे ने, तो उस हिसाब से, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ की बात हो रही है यहाँ, उसके इनहेरिटेंस राइट की बात हो रही है या मेंटेनेंस की बात हो रही है, तो उस मैटर में देखा जाएगा कि उसने जन्म कहाँ लिया, कहाँ पर लॉ ऑफ द प्लेस कौन सा लगेगा, तो उसी हिसाब से चॉइस ऑफ लॉ को डिसाइड किया जाएगा। फिर है कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन। लेजिटिमेशन का कंसेप्ट क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लेजिस्लेशन पूछा गया है, जबकि जो एलएलबी के सिलेबस में जो दिया जाता है उसमें कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन है वो, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहता है कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन। लेजिटिमेशन का मतलब होता है दैट ए पर्सन हु हैज नॉट बीन बोर्न इन लॉफुल वेडलॉक, से जिसका जन्म नहीं हुआ, एक्वायर द स्टेटस ऑफ ए लेजिटिमेट पर्सन, वो एक लेजिटिमेट पर्सन का स्टेटस एक्वायर कर लेता है, वो एक वैध बच्चे का स्टेटस एक्वायर कर लेता है कुछ एक्ट से, कुछ लॉ से, या सच एज द सब्सिक्वेंट मैरिज, या उनकी बाद में मैरिज हो जाती है, सब्सिक्वेंटली बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उन्होंने मैरिज कर ली, दैट ऑकर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बर्थ, जो मैरिज हुई वो बच्चे के जन्म के बाद हुई। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए, लेजिटिमेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट माना जाता है। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन इज हाउएवर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। हालांकि जो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन है वो इंडिया में कहीं भी मान्य नहीं है, ना तो मुस्लिम्स में अप्लीकेबल होता है ना हिंदूज में अप्लीकेबल होता है, बट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पुर्तगीज लॉ इन गोवा। पर गोवा में अभी भी पुर्तगालियों का जो लॉ है वो लागू हो रहा है, और लेजिटिमेसी एक्ट 1926 ऑफ इंग्लैंड में लागू हो रहा है। इसके तहत क्या है कि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया में क्या है कि अगर कोई बच्चा
इलेजिटिमेट है तो इलेजिटिमेट ही होगा, चाहे बाद में शादी कर ली हो पेरेंट्स ने, फिर भी वो लेजिटिमेट काउंट नहीं होता। मुस्लिम लॉ में भी ऐसे ही होता है, हिंदू लॉ में भी ऐसे ही होता है। मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, वहां पर एक्नॉलेजमेंट एक टर्म होती है, उसके तहत जो है बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन लेजिटिमेशन जो है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है, उस सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये जो कंसेप्ट जितना मैंने आपको करवाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और उसके डाउट जो है मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। तो अपना और अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।